हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता गौड़, आपकी एसएसटी की टीचर, एक बार फिर से एपेक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इतिहास विषय के अंतर्गत हमने दो पाठ लिए थे। पहला पाठ था आपका स्वर्णिम भारत और दूसरा पाठ था आपका संघर्षकालीन भारत। आज हम तीसरा पाठ आपका शुरू करेंगे। इसी के तहत वो है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसमें सबसे पहले जो हम आपके टॉपिक की शुरुआत करेंगे वह है प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। ऐसे क्या कारण उत्पन्न हुए जिसकी वजह से अपने मैसूर साम्राज्य में और अंग्रेजी साम्राज्य में युद्ध अपने होना शुरू हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हैदर अली की। हैदर अली जो कि अपने मैसूर साम्राज्य का जो शासक था नंदराज, उसका सेनापति था। किसका अपना सेनापति था? नंदराज का। हैदर अली में वो सारे गुण थे जो कि एक शासक में विद्यमान होने चाहिए। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने क्या किया कि मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली। उसने सत्ता छीन ली कि अब मुझे ही राजा बनना है। उसको नाम मात्र का राजा उसने बना के रख दिया। सारी शासन व्यवस्था खुद के हाथ में ले ली। जब नंदराज की मृत्यु हो गई, यानी कि जब नंदराज अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने स्वयं को क्या किया? राजा घोषित कर दिया, मैसूर का शासक घोषित कर दिया। इधर ये हुआ कि अपने अंग्रेजों ने जब देखा कि मैसूर पर अपने हैदर अली की सत्ता स्थापित हो गई है और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो ये बात अपने अंग्रेजों को पसंद नहीं आई कि हैदर अली अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में लग रहा है। तो उसने क्या किया? दूसरा कारण अपने ये भी वहां पर हुआ कि दूसरा कारण हुआ कि मद्रास सरकार द्वारा अपने मैसूर की राजनीति में हस्तक्षेप होने लगा, है ना। मद्रास की जो सरकार थी वो मैसूर के हर मामले में अपना हस्तक्षेप करने लगी कि नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये भी एक अपने कारण था अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध होने का। दूसरा, इसमें अपने अंग्रेजों को जब ये पता था कि हैदर अली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको आसानी से नहीं जीता जा सकता है, तो उसने एक चाल चली। क्या चाल चली? उसने अपने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। किसने मिला लिया? अंग्रेज ने। किसके खिलाफ मिला लिया? हैदर अली के खिलाफ मिला लिया। मराठा और निजाम को अपनी तरफ अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ मिला लिया। जब हैदर अली को इसकी भनक लगी कि मराठा और निजाम अपने अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, तो उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि सबसे पहले उसने ये किया कि त्रिगुट संगठन को उसने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? मराठाओं को उसने क्या किया? 35 लाख रुपए की धन राशि देने का कह दिया कि भाई मैं तुम्हें 35 लाख रुपए दे दूंगा, तुम अपने इस गुट को छोड़ दो। दूसरा, उसने निजाम को क्या लोभ दिया कि मैं तुम्हें अपने खूब सारे राज्य दे दूंगा। तो निजाम क्या हुआ? हैदर अली के साथ मिल गया। इस तरह से त्रिगुट जो संगठन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वो पूरी तरह से टूट गया। 1767 ईस्वी में 1767 में हैदर अली ने क्या किया? जो अंग्रेजों के अपने प्रदेश थे उन पर अपना अधिकार जमा लिया। किन पर अधिकार जमा लिया? अंग्रेजों के जो प्रभुत्व प्रदेश थे, यानी कि जो जहां पर अंग्रेजी शासन की सत्ता थी, उनको अपने अधिकार में कर लिया। फिर 1769 में हैदर अली ने क्या किया कि मद्रास पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? मद्रास पर आक्रमण कर लिया। इससे क्या हुआ? इससे अंग्रेज अपने बुरी तरह से हार गए। जब हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण किया तो अंग्रेज क्या हुए? इस युद्ध के अंदर बुरी तरह से पराजित हो गए। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। उस संधि को
मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है और वह 4 अप्रैल 1769 को हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी? 4 अप्रैल 69 को। इस संधि के अनुसार क्या था? इस संधि में ये था कि जो इन दोनों ने एक दूसरे के प्रदेश जीते हैं, किन दोनों ने? अंग्रेज और हैदर अली ने एक दूसरे के जो प्रदेश जीते हैं वो वापस लौटा दिए गए। तो हमने क्या देखा कि हैदर अली की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा कारण थी प्रथम अंग्रेज मैसूर संघर्ष का। दोनों अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ये युद्ध होना लाजमी हुआ और उन दोनों के बीच में मद्रास की संधि हुई, जो कि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। 4 अप्रैल 1769 में हुई थी और दोनों ने एक दूसरे संधि होने के बाद दोनों ने एक दूसरे के प्रदेश वापस लौटा दिए। अब बात करते हैं हम द्वितीय अंग्ल मैसूर की। पहला युद्ध हो गया, अंग्रेजों ने संधि भी कर ली। अब अंग्रेजों को बाद में ये महसूस हुआ कि हमने ये जो संधि हुई है ये सही नहीं हुई है, इससे हमारा अपमान हुआ है। तो जो द्वितीय अपने मैसूर संघर्ष का कारण जो मेन था वह ये था कि अंग्रेज अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। किससे बदला लेना चाहते थे? हैदर अली से बदला लेना चाहते थे। दूसरा ये कारण था इस संघर्ष का कि हैदर अली ने क्या किया था? गुटूर पर अधिकार कर लिया था। गुटूर जो कि अंग्रेज साम्राज्य का एक प्रदेश था, तो उस पे हैदर अली ने क्या किया? अधिकार कर लिया। इससे अंग्रेज और ज्यादा क्या हुए? हैदर अली से नाराज हो गए। फिर हैदर अली ने क्या किया कि त्रिगुट संगठन बनाया। किसके खिलाफ बनाया? अंग्रेजों के खिलाफ बनाया। किस किस को मिलाया इसमें? उसने निजाम और मराठाओं को अपनी तरफ मिला लिया। पहले युद्ध में क्या था कि अंग्रेजों ने त्रिगुट संगठन बनाया था हैदर अली के खिलाफ, इसमें निजाम और मराठाओं ने साथ दिया था। दूसरे संघर्ष में क्या हुआ कि हैदर अली ने त्रिगुट संगठन बनाया, निजाम और मराठा को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण किया हैदर अली ने? कर्नाटक पर। कब किया? जुलाई 1780 में। इससे कर्नाटक भी उसने जीत लिया। लगातार हैदर अली जीत रहा था, परंतु अचानक 7 दिसंबर को हैदर अली की मृत्यु हो गई। कब हुई? 7 दिसंबर को हैदर अली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसका जो बेटा था, उसका बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। किसका बेटा था वो? हैदर अली का बेटा था, है ना? हैदर अली का बेटा था। तो उसने क्या किया? अपने इस युद्ध को जारी रखा। उस युद्ध को उसने समाप्त नहीं किया, उस युद्ध को उसने लगातार जारी रखा। 1 साल तक ये युद्ध चलता रहा। टीपू सुल्तान और अंग्रेज बुरी तरह से परेशान हो गए। वो बहुत ज्यादा थक गए कि इस युद्ध से, कि अब वो चाहते थे कि जितनी जल्दी युद्ध समाप्त हो उतना ही अच्छा है। इस वजह से उन्होंने 17 मार्च 1784 मंगलौर की संधि हुई। किसकी संधि हुई? मंगलौर की संधि हुई। किन के बीच में हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुई। 17 मार्च 1784 मंगलौर की संधि किसके बीच में? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। इसमें अपने इन्होंने क्या शर्त रखी कि दोनों एक दूसरे के जो प्रदेश जीते हैं वो वापस लौटा देंगे और अंग्रेज बिल्कुल भी मैसूर में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी।
पहली संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 में। किनके मध्य हुई थी? हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य। पहली संधि मद्रास की संधि हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। दूसरी जो संधि हुई थी वो 11 मार्च 1784 को हुई थी। कौन सी संधि थी? मंगलौर की संधि थी। किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इन दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए और अंग्रेजों ने अपने वादा किया कि वो मैसूर में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब हम आते हैं तृतीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष के अंतर्गत। गलत आ गया। यहाँ पे गलत लिख लीजिए। यह है तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। अब यहाँ तक तो संघर्ष ठीक था। अब अंग्रेज का क्या हुआ कि वो अपना साम्राज्य अपने बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि टीपू सुल्तान जो अपना बहुत ज़्यादा साम्राज्य फैला रहे हैं उसको अपने ख़त्म कर दे। उनसे सहन नहीं हो रहा था टीपू सुल्तान का अपने साम्राज्य विस्तार करना। साथ ही साथ वह अपने ऐसा बहाना ढूंढ रहे थे जिससे अपने टीपू सुल्तान को मात दी जा सके। तो उनको जब मौका मिल गया तो 1780-90 के करीब जो कान्नूर और आईकोट के दुर्ग थे, है ना, ये सबसे अपने शक्तिशाली दुर्ग थे। क्यों दुर्ग थे? क्योंकि ये समुद्र किनारे थे, ताकि अगर कोई बाहर से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे दुर्ग थे कि आसानी से इस पर दुर्ग पे कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है। तो कान्नूर व आईकोट के जो दुर्ग थे वह क्या किए? ट्रावनकोर का जो राजा था उसने डचों से खरीद ली। ठीक है। और ये ट्रावनकोर का जो राजा था ये अंग्रेजों का साथी था। इसने क्या किया कि ये दुर्ग अपने अंग्रेजों के कहने पर खरीदे। कौन से दुर्ग? कान्नूर व आईकोट के जो दुर्ग थे ट्रावनकोर के राजा ने अंग्रेजों के कहने पर खरीदे थे। क्यों खरीदे थे? क्योंकि टीपू सुल्तान भी इन दुर्गों को खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था इनको? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी इन दुर्गों को अपनी क्या चाहता था? खरीदना चाहता था। इसलिए टीपू सुल्तान ने क्या किया? 1790 में, अप्रैल 1790 में ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? टीपू सुल्तान ने। किस पर आक्रमण कर दिया? ट्रावनकोर के राजा पर। क्यों कर दिया? क्योंकि ट्रावनकोर के राजा ने कान्नूर व आईकोट के दुर्गों को खरीद लिया था, इसलिए उसने अपने उन पे आक्रमण कर दिया।
फिर क्या हुआ कि जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ने क्या किया कि अचानक से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इधर टीपू सुल्तान ने उन पर आक्रमण किया और कॉर्नवालिस ने दूसरी तरफ से मैसूर पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। दोनों में काफी युद्ध हुआ और फिर अंत में टीपू सुल्तान को 23 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। किसके साथ संधि करनी पड़ी? अंग्रेजों के साथ। किसको करनी पड़ी? टीपू सुल्तान को करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इससे उसको काफी क्षति उठानी पड़ी थी। वो हर जगह पर अपने मात खा रहा था, इसलिए उसने अंग्रेजों के साथ अपने श्रीरंगपट्टनम की संधि करी। कौन सी तारीख थी? 23 फरवरी 1792। इस संधि के अनुसार, अपने इस संधि में कुछ शर्तें डाली गई। उसके अनुसार टीपू सुल्तान ने मैसूर के 2 भाग कर दिए। एक भाग खुद के पास रखा और जो दूसरा भाग था वह किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है। फिर साथ में उसको 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में भी देने पड़े। 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में उसे राशि देनी पड़ी। हर्जाने के रूप में मतलब कि अपने अंग्रेजों का ये कहना था कि टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करते वक्त उन्हें जो हानि उठानी पड़ी है, उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने टीपू सुल्तान से 3000 करोड़ रुपए की पेशकश की। साथ में उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, मोइजुद्दीन और अब्दुल खलील को अपने यहाँ पर बंधक बना लिया। ये दोनों अपने टीपू सुल्तान के पुत्र थे। हमने क्या क्या पढ़ा? पहली मद्रास की संधि 1769 में किसके साथ हुई? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई। दूसरी संधि मंगलौर की संधि हुई जो कि 1784 में हुई। किसके साथ हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई। तीसरी संधि 23 फरवरी 1792 में किसके साथ हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई। अब हम बात करते हैं चतुर्थ युद्ध की। चतुर्थ मैसूर युद्ध। अब हम बात करते हैं चतुर्थ मैसूर युद्ध की। जो अपने लॉर्ड वेलेस्ली था वह अपने 1799 में कहाँ पर आया? भारत आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर। लॉर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया। इसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। आपने इसकी हड़प नीति के बारे में सुना होगा जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दी गई थी। इस हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उसके लिए वो अपने किसी भी दत्तक कोई भी गोद नहीं ले सकता है पुत्र। वह राजा गोद नहीं ले सकता है पुत्र। अगर उसके स्वयं से उत्पन्न संतान नहीं होती है तो वह राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये उसकी अपने
नीति थी, हड़प नीति थी। तो अपने जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया, उसने देखा कि अपने टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा अपने परेशान करने लग गया है, अंग्रेजों को मान नहीं रहा है। तो उसने एक चीज ठान ली कि टीपू सुल्तान को पूरी तरह से खत्म कर देना है ना। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले टीपू सुल्तान के पास प्रस्ताव भेजा, सायक संधि का प्रस्ताव भेजा। किसके पास भेजा? टीपू सुल्तान के पास भेजा। क्यों भेजा? कि इसलिए भेजा कि शायद टीपू सुल्तान अपने क्या करे, सायक संधि कर ले और अपना साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के साथ मिला ले। सायक संधि के अनुसार क्या होता है कि जब कोई किसी राज्य का राजा अंग्रेजों के साथ साठगांठ करता है, उससे संधि कर लेता है, तो उस संधि में क्या होता है, उस संधि में ये होता है कि अंग्रेजों को जब कभी भी किसी युद्ध के अंदर सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो वो राजा उसकी मदद करेगा। एक अधिकारी अपने अंग्रेजों का उनके यहाँ पर रहेगा, उस राज्य में रहेगा, और वो उस अंग्रेज अधिकारी और उसके साथ रहने वाले जितने भी सैनिक है उनका खर्चा और पूरा उठाएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली भी यही चाहता था कि टीपू सुल्तान को और किसी नहीं तरीके से, सायक संधि के तरीके से ही हम दबा सकते हैं। तो इसलिए उसने टीपू सुल्तान के पास सायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। फरवरी 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अपने युद्ध की घोषणा कर दी। उसने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, टीपू सुल्तान को पूरी तरह से खत्म करना है। तो उसने फरवरी 1799 में वेलेस्ली के टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान क्या हुआ, युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और संपूर्ण मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। एग्जाम में क्या होता है कि आपसे या तो पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में पूरी संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी, या आपसे सिर्फ कोई 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर या अपने चतुर्थ आंग्ल मैसूर के बारे में बताइए। तो ये आपका जो चैप्टर है, ये अपने 6 नंबर का चैप्टर है। अंकों के लिहाज से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से अपने पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक आंदोलनों की। राजनीतिक आंदोलन यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर थे तो कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रसार किया। लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई कि हमें बहुत जल्द से जल्द स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। उसमें हम बात करते हैं कि 1919 से 1947 के बीच में अपने कौन कौन से आंदोलन घटित हुए। पहला था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोलेट एक्ट, जब अपने प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि भाई तुम हमारी सहायता करो। ठीक है, तो भारतीयों ने कहा कि भाई ठीक है हम सहायता करेंगे, परंतु उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो अंग्रेजों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जो कुछ भी वो चाहते हैं हम उन्हें आसानी से दे देंगे, उनकी हर मांगे मान ली जाएगी, उनके ना जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन सारी समस्याओं का क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को अधिक सुविधाएं देने का वादा किया। परंतु जब युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेज अपनी बात से पूरी तरह से हट गए। उन्हें अपने बिल्कुल भी याद नहीं आया कि उन्होंने कोई वादा भी किया था, और भारतीयों पे बहुत ज्यादा अत्यधिक अत्याचार वो लोग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने क्या हुआ कि भारतीयों में विद्रोह भड़क उठा और प्रेस
को भी उन्होंने क्या किया, बंधक बना लिया, यानी कि मीडिया पर भी उन्होंने लगाम कस ली कि मीडिया अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकता है। और भारतीयों में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया जब अंग्रेजों को ये पता लगा कि भाई भारतीय बहुत ज्यादा हमसे नाराज हो रहे हैं, तो उसका हमें कुछ ना कुछ उपाय ऐसा करना होगा जिससे कि इनके विद्रोह की आवाज पूरी तरह से खत्म की जा सके। तो उन्होंने क्या किया, 1917 में अंग्रेजों ने क्या किया, 1917 में सिडनी रोलेट, ये व्यक्ति का नाम है पूरा, क्या नाम है, सिडनी रोलेट, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, एक समिति का गठन किया। और इस समिति ने जो प्रस्ताव रखा, इस समिति ने जो प्रस्ताव रखा वो ये था कि भारतीयों को किसी भी प्रकार संदेह होता है, किसी भी तरह का शक अगर है ना, अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पे संदेह हो जाता है तो उस आधार पर क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और भारतीयों को ना तो अपील करने का, यानी कि वो अपने जज के सामने गिरफ्तार किया, जज के सामने ले गए, जज के सामने वो किसी भी प्रकार की अपील नहीं कर सकता कि ये मैंने नहीं किया है, उसकी वहां पे कोई भी बात नहीं सुनी है। साथ ही साथ उसे वकील भी नहीं करने की इजाजत दी गई, यानी कि वह अपने वकील भी नहीं कर सकता था, उसको इस चीज का भी अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए इस अधिनियम को अपने रोलेट एक्ट कहा जाता है, जो कि 17 मार्च 1919 को अपने पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 17 मार्च 1919। और इस एक्ट को, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। किसको काला कानून कहा जाता है, रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट अपने 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित एक समिति का गठन किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि किसी भी आधार पर भारतीयों को किसी भी आधार पर अंग्रेजों को अगर भारतीयों पे संदेह हो जाता है तो वे उसे गिरफ्तार करेंगी, और उस भारतीय को ना तो अपील करने का हक होगा, न ही वकील करने का हक होगा, सीधी उसकी सजा मुकर्रर की जाएगी। इसलिए इसे अपने काला कानून भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही इसमें व्यापक नरसंहार हुआ था। क्यों हुआ था नरसंहार, 13 अप्रैल 1919, उस दिन क्या था, बैसाखी थी, ठीक है ना, उस दिन बैसाखी थी, सब लोग अपने त्योहार मना रहे थे। तो 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग, जो कि एक बहुत ही अपने विशाल बाग था, जिसकी ऊंची ऊंची प्राचीरें थी और आने जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सकरा सा मार्ग था, जिसमें कहीं पे भी दूसरा रास्ता नहीं था कि इंसान कहीं से आ जा सके, सिर्फ एक ही रास्ता था। वहां पर सब लोग क्या हुए, इकट्ठे हुए। और ये जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। तो वहां पर अपने सब लोग इकट्ठे हुए, करीबन 20,000 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, सभी लोग शामिल थे। और वे शांतिपूर्ण रूप से रोलेट एक्ट के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। अंग्रेजों को जब भनक पड़ी कि यहाँ पर एक सभा हो रही है, तो इससे क्या हो गया, अंग्रेज भयभीत हो गए। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये भारतीय कुछ न कुछ हमारे खिलाफ अपने साजिश रच रहे हैं। उन्हें अपने हमेशा इस बात का डर बना हुआ रहता था। तो जब उन्हें भनक पड़ी कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज को, इस सभा का दमन करने के लिए जनरल डायर को भेजा। किसको भेजा, जनरल डायर को भेजा। जनरल डायर ने क्या किया,
अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हजारों की तादाद में अपने लोग मारे गए। लोग मारे गए और अंग्रेजी सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 369 लोग ही मारे गए, और जबकि जो उस समय कांग्रेस समिति थी उनका कहना था कि मरने वालों की संख्या 10,000 के करीब। ये उस समय का सबसे बड़ा अपने व्यापक रूप से नरसंहार था। इस नरसंहार की आलोचना पूरे भारत में अपने हुई। बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, इन बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया, इस आंदोलन, इस व्यापक नरसंहार की आलोचना की। जब अपने देखा अंग्रेज सरकार ने कि इस सब जगह इसकी आलोचना हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, जनरल डायर को उसके पद से हटाकर उससे अपने कहाँ भेज दिया, वापस लंदन भेज दिया। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब होता है किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना, है ना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी शासन का किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना था। किसी भी क्षेत्र में, जैसे सरकारी दफ्तर है, वहां पर अगर अंग्रेज किसी प्रकार का कोई काम कह रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुननी है। सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षकों को नहीं पढ़ाना है। किसी चीज के लिए अंग्रेज अगर वस्तु बेचने के लिए कह रहे हैं तो मना करना है। तो यानी कि अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना था। इनका सबसे बड़ा मुख्य ये था, उद्देश्य ये था। क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और तुर्की विभाजन से अपने कांग्रेस परेशान हो गई थी। इन चीजों से परेशान हो गई कि अंग्रेजों ने अचानक से रोलेट एक्ट लगा दिया, बिना संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने नरसंहार हुआ। तुर्की विभाजन, यानी कि एक बहुत बड़ा अपने जो साम्राज्य था उसके अपने उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और तो इससे उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ अपने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि अंग्रेज द्वारा प्रदान की गई उपाधियां त्यागने, यानी कि अगर अंग्रेज ने किसी भी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को कोई भी उपाधि से विभूषित किया है, जैसे गांधी जी को किया था केसरे हिंद से, तो ऐसी उपाधियों को क्या करना है, त्यागना है, यानी कि वापस लौटा देना है। विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी मालों का बहिष्कार करना, है ना। साथ ही साथ इसके विपरीत क्या था कि दूसरे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने से तात्पर्य है कि अपने भारत में ही उन वस्तुओं का निर्माण करना है जो बाहर से बनकर आती थी, है ना। क्या होता था कि अंग्रेज पहले बाहर से अपने कच्चा माल भारत से ले जाकर अपने इंग्लैंड भेजते थे, इंग्लैंड से वस्तुएं निर्मित होकर आती थी और अंग्रेज उस अपने वस्तुओं को दुगने दाम में बेचते थे। तो भारतीयों ने क्या कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। 1921 में क्या हुआ कि इस आंदोलन के तहत 30,000 लोग अपने जेल चले गए और लोग अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पूरे भारत में ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, परंतु अचानक से 5 फरवरी 1922 को
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो जिला है उसके राज्य है, उसके अंदर गोरखपुर, गोरखपुर के अंदर अपने छोटा सा गांव जिसका नाम है चौरी चौरा। वहां पर क्या हो रहा था कि शांति पूर्वक लोग अपने जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस वालों ने जब देखा कि लोग बड़ी ही शांति से अपने जुलूस निकाल रहे हैं तो उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो जो जुलूस निकाल रहे थे लोग अपने गुस्से में भर गए और उस भीड़ ने क्या किया, उग्र रूप ले लिया और पुलिस चौकी में क्या करी, आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थाना अधिकारी की मौत हो गई। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको डेट याद होनी चाहिए जब आप असहयोग आंदोलन लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक आंदोलन जो है आपके, इसमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणी आ सकती है या किन्हीं 2 पर टिप्पणी आ सकती है। उसके साथ आपका कोई दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे है ना प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के संघर्ष का, फिर आगे आपके जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में आप अपने 1920 को जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो भी लिखेंगे, और साथ ही साथ में आप इसमें चोरा चोरी कांड का भी वर्णन करेंगे। चोरा चोरी कांड में कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें शांतिपूर्वक अपने लोग आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने उस भीड़ पर आक्रमण कर दिया। इससे भीड़ को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके अंदर 21 अपने जवान शहीद हो गए और एक थानाधिकारी भी शहीद हो गया। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने क्या किया कि 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। कब आंदोलन वापस ले लिया? जब इतना सारा अपने चरम सीमा पे था, लोगों को ये लगने लग गया था कि हाँ, हम अपने स्वतंत्रता पा लेंगे। तभी ऐन मौके पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि चोरा चोरी वाला कांड हो गया था। जो अपने अहिंसक तरीके से जो आंदोलन हो रहा था अचानक से हिंसात्मक हो गया। इस कारण से गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो गए, बहुत दुखी हो गए और उन्होंने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया और अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इसी समय अपने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया, क्योंकि उन्हें गांधी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा व्यापक आंदोलन एक छोटी सी घटना के कारण वो वापस ले सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जब अपने अंग्रेजी सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, भारत अधिनियम 1919। क्या बनाया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम, इसमें जो कानून बनाए थे, इस अधिनियम के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उस कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन 1927 में सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में अपने एक कमेटी का गठन किया गया। क्यों किया गया कमेटी का गठन? ताकि वह भारत आकर भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यों की जांच कर सके। जब अपने 3 फरवरी 1928 को
साइमन कमीशन साइमन कमीशन साइमन कमीशन में अपने क्या था कि जो साइमन थे वो अध्यक्ष थे, उनके अलावा 7 जो लोग थे अंग्रेज थे। साइमन थे और उनके साथ में 7 अंग्रेज और थे। ठीक है, इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं। तो ये क्या हुई, भारतीयों को बात नागवार गुजरी। उन्हें इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा आया कि अपने को साइमन कमीशन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मुंबई आ रहा है, परंतु उसमें क्या है, उसमें सब के सब अपने अंग्रेज हैं, एक भी अपने क्या है भारतीय नहीं है। तो इससे उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, उन्होंने इसका विरोध किया और जब जहाज अपने मुंबई बंबई बंदरगाह पर के तट पर पहुंचा तो लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और नारा लगाना शुरू कर दिया, साइमन वापस जाओ। क्या नारा लगाया उन्होंने, साइमन वापस जाओ। किन्होंने नारा लगाया, वहां पर उपस्थित लोगों ने। क्यों लगाया, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि काले झंडे दिखाए और नारा बुलंद किया, साइमन वापस जाओ। पुलिस ने जब देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है तो उन्होंने लाठीचार्ज किया और इस लाठीचार्ज में अपने लाला लाजपत राय को अपने क्या हुआ, लाला लाजपत राय के सिर पर चोट लग गई जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि सरकारी आदेशों की विनय पूर्वक अवज्ञा करना, यानी कि अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिए हैं तो उसको बड़ी ही सरलता से मना कर देना कि भाई साहब मना कीजिए, हमसे आपका काम नहीं होगा। बहुत ही विनम्र स्वभाव से उसको मना करना कि भाई हम आपका काम नहीं कर सकते हैं। ये है सविनय अवज्ञा। 30 दिसंबर 1929 को 30 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने क्या कहा, पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि अपने जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव दिया कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, अब हम बंद के नहीं रह सकते हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें पूरी तरह से आजादी नहीं मिल जाती। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, कब रखा, 30 दिसंबर 1929 को रखा। और उसी दौरान गांधी जी ने गुजरात में साबरमती, यानी गुजरात में जो एक स्थान है साबरमती, जहाँ पर अपने गांधी जी का साबरमती में अपने आश्रम है, गांधी जी का जो सबसे बड़ा आश्रम है साबरमती, वहां से दांडी गांव तक अपने 358 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। 6 अप्रैल 1930 को अपने समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचकर उन्होंने क्या किया, नमक बनाया। उस समय क्या होता था कि नमक बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पास था और किसी के पास नहीं था। इसलिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने वहां पर नमक बनाया और अंग्रेजों का जो कानून बना हुआ था नमक बनाने का वो पूरी तरह से तोड़ दिया। इस आंदोलन में क्या हुआ, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, विद्यार्थी और थे उन्होंने अपने स्कूलों का त्याग कर दिया,
व्यापक रूप से बहुत बड़ी हड़तालें होने लगी, शराब की दुकानें बंद कर दी गई, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, जगह जगह इसका अनुसरण किया गया। साथ ही साथ गांधी जी ने क्या किया, चरखा चलाने पर विशेष जोर दिया। क्यों चरखा चलाने पर विशेष जोर दिया? कि ताकि हम अपने स्वदेशी वस्त्र पहन सके, और उस समय विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। जब ये अपने आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम सीमा पर, तो अचानक से अंग्रेजी सरकार की तरफ से गांधी जी के पास एक वार्ता के लिए संदेश आया, जो कि 5 मार्च 1931 को अपने गांधी इरविन समझौते के रूप में हुआ। इस समझौते में ये हुआ कि अपने गांधी जी तुरंत प्रभाव से ये आंदोलन वापस ले लेंगे, और जो लंदन में गोलमेज होने वाली है उसमें उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, उनकी जो समस्या है, उनकी जो बातें हैं वहां पर रखी जाएगी और उसका समाधान ढूंढा जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता कर लिया। कब समझौता कर लिया? 5 मार्च 1931 को। फिर गांधी जी को कहाँ बुलाया गया? अपने लंदन बुलाया गया द्वितीय गोलमेज के लिए। क्यों बुलाया गया? ताकि वहां पर भारतीय संवैधानिक का सुधार हो सके। भारत में संविधान बनाने के लिए या वहां पर जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों में जो त्रुटियां रह रही हैं उसको समाप्त करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। परंतु क्या हुआ, वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा घोर निराशा हुई। उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और वो वापस भारत लौट आए। फिर उन्होंने अपने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस से शुरू किया, परंतु उनको अपने बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। वैसी सफलता नहीं मिली जो उनको शुरुआत के सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिली थी। और उन्होंने 1933 में आंदोलन की विफलता के बाद, यानी कि आंदोलन अब सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे दिया कि ये आंदोलन है वो मेरी वजह से अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाया, मेरी वजह से ये सफल नहीं हो पाया। अब है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब है निजी, खुद का, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जब अपने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तो अंग्रेजों ने वापस से अपनी चाल चली कि किसी तरह से अपने भारतीयों को वापस से बहला फुसला कर अपने इस युद्ध में उनको शामिल करना है। तो उन्होंने वापस से भारतीयों को बहलाना फुसलाना शुरू किया युद्ध में भाग लेने के लिए, ठीक है। तो अपने गांधी जी ने क्या कि गांधी जी को जब ये बात पता चली कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसे वापस से चाल चलने वाले हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। किसने रखा? गांधी जी ने रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, उन्हें समझा सके कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेज चाहे कितने भी प्रलोभन दे, कितना भी तुम्हें लालच दे, तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेना। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए उन्होंने कहा कि एक एक चयनित व्यक्ति, यानी कि हर एक आदमी, एक पर्टिकुलर आदमी, एक इंडिविजुअल आदमी, एक व्यक्ति क्या करेगा? गांव गांव जाकर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देगा और लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो इस आंदोलन में भाग ना ले। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम आंदोलनकारी थे उनका नाम है विनोबा भावे। ये अपने पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा भावे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त और सबने अलग अलग अपने जगह जाकर भाषण दिए लोगों को और उनको प्रोत्साहित किया कि वो अंग्रेजों की बातों पर नहीं आए। और अंग्रेजों ने क्या किया? इन सबको अपने जेल में डाल दिया।
अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरे भारतीयों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उनके लिए ये था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हमें अपने आजादी प्राप्त करनी है। इसमें अपने गांधी जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण नारा दिया था वह था करो या मरो। गांधी जी ने कहा कि चाहे तुम जैसे भी करो, तुम्हें बस अब रहना, इसके लिए अपने देश के लिए अगर तुम्हें मरना पड़े तो भी तुम्हें मरना होगा। और हम अब एक ही बात पर अपने आंदोलन खत्म करेंगे, जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है, अंग्रेज हमारी बात से सहमत नहीं हो जाते हैं कि हाँ अब हमें भारतीयों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। इसके कई कारण थे। इसका पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण का भय, कई। तो इसमें 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर अधिवेशन हुआ? बम्बई में अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन का नाम क्या था? अखिल भारतीय अधिवेशन। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव दिया। यानी कि उन्होंने अपने अंग्रेजों से कहा कि अब तो तुम भारत छोड़ ही दो। और इस बैठक में गांधी जी ने करो या मरो का अपने नारा दिया। तो 9 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, परंतु इससे पहले ही अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई कि अपने इतने व्यापक रूप से ये आंदोलन होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, इन सब को, बट जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। अब इस आंदोलन में ये भी था कि आंदोलन अपने बड़े ही अहिंसात्मक तौर पे करना है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शराब की दुकानें बंद करवानी है, विदेशी कपड़ों की गोलियां जलानी है, जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी है, और सरकार को किसी भी प्रकार का लगान नहीं देना है। ये सब इस आंदोलन में करने की बात कही गई थी। परंतु उससे पहले ही अपने अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी और उनके सहित बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अपने ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। तो इस आंदोलन को मार्गदर्शन देने वाला, अपने नेतृत्व में ढालने वाला, उनको बताने वाला कि तुम्हें ये करना है या वो करना है, कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारे जितने भी बड़े नेता थे वह सब अपने जेल में बंद थे। इसीलिए अपने जितने भी लोग थे उनको जैसे समझ में आया उन्होंने इस आंदोलन को करना शुरू किया, जिसकी वजह से अपने पूरे देश में ये आंदोलन व्यापक तौर पर हुआ और धीरे धीरे बिना दिशाहीन ये आंदोलन चलता रहा और फिर कुछ समय पश्चात ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। अब हम जो भी हमने ये टॉपिक किए, हमने अपने टॉपिक किए थे, सबसे पहला टॉपिक था हमारा आंगल महसूस, है ना। आंगल महसूस संघर्ष, तो इसमें आपके 4 डिवीजन है आंगल महसूस संघर्ष में। इसके 4 अपने तरीके से इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, 4 बार युद्ध हुआ था। सबसे पहले युद्ध में हैदर अली ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? हैदर अली ने भाग लिया था। और हैदर अली के खिलाफ अपने अंग्रेजों ने क्या किया था? त्रिगुट बनाया था। और हैदर अली ने उस त्रिगुट को क्या कर दिया था? तोड़ दिया, उसको पूरी तरह से विफल कर दिया था। और
अपने मद्रास की संधि हुई थी। क्या हुई थी? पहले में मद्रास की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। ठीक है, कब हुई थी? 1769 में हुई थी। इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की शर्तें ये थी कि हैदर अली और अंग्रेजों ने जो भी अपने प्रदेश जीते हैं वो एक दूसरे को वापस लौटा देंगे। उसके बाद दूसरे में क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान ने अपने उस युद्ध को अंग्रेजों के साथ लगभग 1 वर्ष तक लड़ा। किसने लड़ा? टीपू सुल्तान ने। किसके खिलाफ लड़ा? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। कितने वक्त तक लड़ा? 1 साल तक लड़ा। जिससे क्या हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज क्या हुए? दोनों परेशान हो गए और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। और फिर 1784 में कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि हुई। किसके बीच में हुई? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुई। इस संधि में क्या शर्तें थी? इस संधि में भी यही शर्तें थी कि एक दूसरे के अपने जीते हुए जो देश प्रदेश थे वो एक दूसरे को लौटा देंगे और अपने जो अंग्रेज है वो किसी भी प्रकार से मैसूर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा जो युद्ध था वह किसके बीच में था? अपने अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में था। तीसरा मैसूर संघर्ष किसके बीच में था? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में था। इसमें क्या हुआ था? इसमें ट्रावनकोर के जो राजा था, ट्रावनकोर का जो राजा था, ट्रावनकोर के राजा पर क्या किया? टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया। किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने किया। किस पे किया? ट्रावनकोर के राजा पे आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ? कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान मैसूर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ दोनों के बीच में और फिर अपने संधि हुई। वह संधि श्रीरंगपट्टनम संधि के नाम से जानी जाती है। रंगपट्टम इसके नाम से जानी जाती है, रंगपट्टम संधि के नाम से। इस संधि में क्या किया गया? इस संधि में टीपू सुल्तान ने अपना मैसूर का आधा भाग किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। 3 करोड़ रुपए अपने हर्जाने के रूप में दिए और उसके 2 पुत्रों को भी बंधक बना लिया। चौथा जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, परंतु टीपू सुल्तान ने सहायक संधि करने से मना कर दिया। अंत में 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया और अपने मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपसे पूरा एक साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं 2 का वर्णन पूछा जा सकता है। तो आप बड़े ही ध्यान से जो संधियां हुई हैं उन संधियों को याद करेंगे, उनकी डेट याद करेंगे, उन संधियों में क्या क्या शर्तें थी उनको भी विशेष तौर से याद करेंगे, क्योंकि ये आपका अपने 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि अपने जो राजनीतिक आंदोलन है उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से राजनीतिक जो आंदोलन है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, साइमन कमीशन और
अपने भारत छोड़ो आंदोलन को अच्छे से पढ़ना है, उन्हें याद करना है, समझना है उन्हें क्या चीज कही गई है। या तो आपके ऐसे आ सकता है कि उनमें से कोई एक आपके बड़ा क्वेश्चन टिप्पणियों पर आ सकता है। इस कक्षा में इस पाठ के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी आपकी समस्या उत्पन्न हुई हो या आपको कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिख सकते हैं, ताकि हम उन समस्याओं को पढ़कर आप निदान कर सकें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसको कर सकें। आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को इस महामैराथन के बारे में बताएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।